तो दोस्तों मिलते हैं आज। जिसके लिए हम मिले हैं उसके बारे में बता दूं कि आप ड्रॉपर और 11th के जो बच्चे या 12वीं के जो बच्चे या जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले, ये कोर्स उन्हीं सब बच्चों के लिए है जो अपनी तैयारी को फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं आते हैं। ये कोर्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये कोर्स बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये कोई पर्टिकुलर किसी एक क्लास के लिए नहीं, बल्कि जेई मेंस और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और जो फाउंडेशन में है 8th 9th या 10th में जो बच्चे हैं जिन्हें 8th में ही 11th क्लास करनी है या 9th में ही 11th करनी है या 10th में ही 11th करनी है, उन सभी बच्चों के लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब तक मेरा कोर्स नहीं आ जाता तब तक ये पीआर कोर्स चलता रहेगा। तो इसको आप ज्वाइन करें। अपने छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में केमिस्ट्री के सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी हम कभी कोई कोर्स 11th में या ड्रॉपर में हम ज्वाइन करते हैं तो हमें इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग से या पीरियोडिक टेबल से शुरू किया जाता है। तो जब पीरियोडिक टेबल से शुरू किया जाता है तो वहाँ बताया जाता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हैं। वहाँ ये बताया जाता है कि आपके एस ब्लॉक में ये एलिमेंट है। अब एस ब्लॉक में ये एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक में इसलिए क्योंकि पी सब शेल में या पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अब जब मैंने यहाँ पर बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने उधर बोला आपका एस में कि एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, यहां मैंने मुंह से निकला कि पी सबशेल और पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन में आना शुरू हो जाते हैं कि सर आप इधर तो ऑर्बिटल बोल रहे हो, इधर सबशेल बोल रहे हो, सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, सर क्वांटम नंबर क्या होती है, सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, सर अजीमुथल क्या होती है, सर ऑर्बिटल कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सबशेल क्या होगा। ये सब इतना भयानक कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आपको कई सारी चीजें जेड इफेक्ट से बताई जाती हैं। सर जेड इफेक्ट क्या होता है, सर अट्रैक्शन क्या होता है, तो आप पीरियोडिक के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी समझने में दिक्कत आती है। आपको रेडियाई के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको समझने में बड़ी दिक्कत आती है। फिर आपको कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक से फ्रस्ट्रेशन सा लगता है या आपको लगता है सब याद कर लो, रट लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेरे इस कोर्स को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं कि आपको ये सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे, आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। होता क्या है कि हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं चैप्टर वाइज, लेकिन हमें अगर आईआईटी करनी है, जेई मेंस करनी है, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, तो हमें चैप्टर वाइज ना करके हमें कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ता है। तो हम सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो आप सबको पता है एटम क्या होता है? सिंपल, बहुत सिंपल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती या कर सकती है किसमें? रिएक्शंस में। ठीक है, तो सिंपल बात होती है एटम की। और एटम के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक आपका होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपके सारी बातें हो गई। अब ये बात होने के बाद जो हमारे काम की बात आती है वो आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो कभी भी अगर एटम का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको यहां पर लिखना होगा Z, यहां पर लिखना होगा A, और जो Z होता है वो हमेशा नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन से देखा जाएगा, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। यहां पर मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पीआर कोर्स है, जो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके माइंड में होंगी तो आपको किसी भी चैप्टर को समझने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ए बराबर होता है यहाँ पर एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो ये आपके पास होता है। अब यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम P यानी कि प्रोटॉन के नंबर से बोल सकते हैं, इसको हम मास नंबर से भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मुझे A माइनस जेड करना पड़ेगा। ठीक, तो अब एक एटम की सिचुएशन को अगर समझें तो एटम एक न्यूट्रल होता है, और उस न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है।
आप किसी भी बुक में या कहीं पर भी जाके इनके वैल्यूज याद कर लेंगे चार्ज की। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये सब बताने लगूंगा तो अपना टाइम बहुत चला जाएगा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नेगेटिव आ जाता है। अगर आप इसकी यूनिट चेंज करते हैं तो ये आपके यूनिट ये आ जाएगी। एक चार्ज की वैल्यू मैंने लिखी है कूलाम एम केस में, और एक चार्ज की वैल्यू मैंने लिखी है ESU। इसका फुल फॉर्म नोट कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये कूलाम है। अब देखो, आप अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी वही चार्ज है। अभी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, प्रोटॉन पर जो चार्ज अगर बराबर है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो वो एटम न्यूट्रल होगा। तो उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। यानी कि यहां जो वैल्यू लिखी होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे एटम में और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में। न्यूट्रॉन निकालना है तो इसको इससे माइनस कर देंगे। क्लियर? एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ये चार्जेस, इनके मास भी आप एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं, वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, तुरंत। क्लियर? डिस्कवरी की बात करें तो इसको खोजा था किसने? प्रोटॉन को। देखो यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। जब जैसे ही मैंने बोला आपको प्रोटॉन को किसने खोजा, तो आप में से कई बच्चों ने आंसर सोचा होगा गोल्डस्टीन। मैं यहां पर इसको बता दूं, गोल्डस्टीन ने नहीं खोजा, इसको रदरफोर्ड ने खोजा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोजा, और ये जेम्स चैडविक। अब आपको डाउट आएगा कि प्रोटॉन तो हमने पढ़ा है गोल्डस्टीन में। नहीं, गोल्डस्टीन ने नहीं, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पॉजिटिव रेज। यहां पर एक खास बात मुझे बताएं, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप मुझे बताओ कि एटम में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ये बताया था किसने? तो वो बताया था रदरफोर्ड ने। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा कहां होंगे? न्यूक्लियस में। तो दिमाग लगाओ, न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव पार्ट। न्यूक्लियस पॉजिटिव है ये बताया, तो इसका मतलब उसमें जो पार्ट है वो पॉजिटिव है ये बताया रदरफोर्ड ने, और उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वही तो प्रोटॉन है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे वापस रिवाइंड करके अच्छे से सुन के समझ लेना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि रदरफोर्ड ने क्यों खोजा था, आंसर रदरफोर्ड ही जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये एक बेसिक्स है जो आपके दिमाग में हमेशा फिक्स होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए आपको, वो क्या है? ध्यान से सुने। इस पीआर कोर्स की एक खास बात बता दूं, ये सीक्वेंस में वही फॉलो कर रहा हूं जो कोटा के अंदर ऑफलाइन कोचिंग के अंदर स्टार्ट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे सालों से जो कोचिंग के अंदर सीक्वेंस फॉलो की जा रही है वही सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बैठ करके सेम वही फील ले रहे हैं जो आप कोटा क्लासरूम के अंदर आके लेते। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहला जो टर्म आता है वो है आइसोटॉप। अब ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आइसोटॉप क्या होता है दोस्तों? आइसोटॉप किसे कहते हैं? अब आप सोचो, जब आपने सोचा होगा तो आपके पास आंसर आया होगा कि सेम नंबर, एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। आपके पास आंसर क्या आया? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। लेकिन मेरा सवाल है किस में? गुलाब जामुन में? बोर्ड में? किस में? सोचो। अब देखो, जब आपने सोचना शुरू किया होगा तो आपको आंसर नहीं मिला कि किस में सेम एटॉमिक नंबर होता है, किस में आपके। तो अब यहां पर डेफिनेशन पर फोकस करना, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग, देख ध्यान से सुनना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर। जी हाँ दोस्तों, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है। एलिमेंट क्या होता है? जो सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बना है। एलिमेंट क्या होता है? जो सेम टाइप के एटम्स। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अब इसका एक एटम ये होता है H1, एक एटम होता है H2, एक एटम होता है ये H3। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब देखो इनका सबका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप। तो डेफिनेशन जब भी आज के बाद आपके पूछी जाए तो आप याद रखेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप के बाद एक और चीज आपसे पूछेगा, वो आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? फिर वही बात है। अब आइसोबार में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट, अब की बार एटम सेम, एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। मास नंबर डिफरेंट हो, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, 19, 18, 40, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 40 और ये भी 40। तो मास नंबर सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है। आज सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी उठा के 36 यानी 36 तक एटॉमिक नंबर अपने टिप्स पे कर लेना भाई। देखो अगर सीखना है तो ही ये कोर्स है, अगर आपको सीखना नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना है, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कमेंट करना है, तो फिर कुछ नहीं है। सीखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। आप देखना 1 महीने बाद आपके अंदर क्या चेंजेस नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18, 19, 20, 36 तक अगर एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आप तुरंत कर लेंगे सवाल, ठीक है। तो आज सबसे पहला होमवर्क आप नोट कर लीजिए कि 36 तक आपको करके आना है। तो ये हो गया आपका आइसोबार। अब आइसोबार के बाद आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? बहुत सिंपल है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज, अब ये जो स्पीशीज वर्ड हम लिखते हैं इसमें सब आ जाते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सब। तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए, वो सब आपके क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और मैंने कहा हीलियम, तो मैंने आपसे इसीलिए कहा 36 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका 2 है तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होंगे। लेकिन जब आप इस किसी भी एटम के ऊपर अगर ऐसे माइनस लगा देते तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उसमें। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ये था और एक ऐड हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो क्या हो गया? इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, फ्लोरीन लेता हूँ, नियोन लेता हूँ, सोडियम लेता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ और एल्यूमिनियम, इनका एटॉमिक नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, आप ट्राई करना 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है -3, -2, -1, +1, +2, +3। अब दिमाग लगाते हैं, जब यहाँ पर -3, -1, -2 है तो ये इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब यहाँ प्लस आएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन उतने हटा रहे हैं। अब मेरे को बताओ, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और 3 अगर और माइनस आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या होगा? 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये आपका 10, ये एक हट गया यहाँ से, क्यों? प्लस आ गया, प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसका मतलब यहाँ क्या आया? 10। यहाँ देखो आप 12, 2 निकल गए तो कितना आया? 10। यहाँ देखो 13, 3 निकल गए तो कितना आया? 10। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, ठीक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग सिंपल सा होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब लेटेस्ट डेफिनेशन एक चेंज करके बताइए, उन्होंने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अगर सेम हो तो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे।
अब ये जो लाइन होती है समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको समझदारी से पढ़ते पढ़ते चलना है। जब कोई लाइन आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप उसको ऐसे गोला लगा के चुपचाप रख दो। उस एक लाइन की वजह से हम क्या करते हैं, पूरी थ्योरी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता इनऑर्गेनिक में, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे तो सर ने जो पढ़ाया वो सब बेकार हो गया। नहीं, चालाक बनना पड़ेगा। ये एक लाइन डिस्टर्ब कर रही है तो इसको साइड में रख लो, क्योंकि ये अगली थ्योरी में कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी अगर आईटी करनी है तो। विदाउट मैच्योरिटी आईटी नहीं हो सकती यार दोस्त। हम लोग अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, पजल्ड कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, गुस्सा आने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, टीचर को खराब है, टीचर को नहीं आता। नहीं 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 नहीं, पेशेंस। 11वीं के बच्चे को सबसे ज्यादा टेंशन होती है इन बातों की, क्योंकि वो बहुत घबराने लग जाता है कि आईटी कैसे होगी। कुछ नहीं होता भाई, 2 साल चुपचाप पढ़ना है, अपने आप हो जाती है आईटी। यहां से यहां तक गए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद अगला जो आता है वो आएगा आइसोस्टर। आइसोस्टर होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या स्पीशीज जिसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम सेम आ जाए और टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम आ जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं CO2 और N2O। ठीक है, CO2 और N2O की बात करते हैं और आपसे बोला गया आइसोस्टर क्या है। अब देखो हम लोग क्या गलती करते हैं पता है। जैसे आप मान लो पढ़ रहे हैं हम, या सर ने पढ़ा है, या मेरा वीडियो देख रहे हो, अब हमें ख्याल कैसे आते हैं, हमारे डाउट कैसे आते हैं। पहला, आइसोटोप की जरूरत क्या है। ये आइसो बार तक तो ठीक था, आइसोटॉप तक भी सही था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी सही था, ये आइसोस्टर कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, इसकी जरूरत क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे। ये डाउट्स ऐसे आपको नहीं आने चाहिए। जैसे आए ना, एक खंजर लेके बैठा करो, मुंडी उड़ा दिया करो सालों की, खड़ा 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 खड़ा। बट यही ऐसे डाउट है जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको अपने अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आप क्या इनके आंसर ढूंढना चाह रहे हो, तो इनके आंसर आपको धीरे धीरे मिलेंगे ना। जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे 12वीं तक, तो ये सारे डाउट अपने आप ही मर जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे ये। अब हम गलतियां करते हैं कि हमें पढ़ना है आइसोस्टर, उसकी डेफिनेशन पर फोकस नहीं है। हमारा फोकस कहां चला गया, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इससे, इससे हो क्या रहा है। ये मार दो सालों को डाउट्स को। पहला सवाल सिंपल सा अगर मैं अपने दिल में पूछूं तो इसका आंसर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में है। दूसरा, एग्जाम में आएगा। तीसरा, यही आएगा क्वेश्चन, तो सिलेक्शन कराएगा, सिलेक्शन कराएगा तो आईआईटी कॉलेज में जाएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। खत्म, ये आंसर आ गया साला, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये साइंटिस्टों की रिसर्च है, इतनी मेहनत के बाद उन्होंने बनाया है, तो ऑब्वियस ही कुछ सोच के बनाया होगा। और हमारे सिलेबस में डाला है तो कुछ सोच के डाला है, तो भैया कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, हाँ या ना, बोलो। तो भाई कुछ करा है, इसलिए हम इन सारी चीजों में ना उलझें। अब इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें अगर हम, 1 और ये 2 कितने हो गए, 3। यहां देखो 2 और 1 3, वाओ एटम तो सेम है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, अगला डाउट, आपने कैसे कर लिया सर, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने फर्स्ट कंडीशन मेरी फॉलो नहीं करी। आपको मैंने अभी बोला था कि 36 तक एटॉमिक नंबर सब याद होने चाहिए। तो मुझे एटॉमिक नंबर याद था इसका 6, और मुझे ये पता था कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो यहाँ पक्का 6 इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो पक्का 8 और 16 ही होंगे, तो टोटल कितने हो गए 22। मुझे इसका एटॉमिक नंबर याद था 7, तो मैंने 7 लिख दिया, 7 × 2, और मुझे इसका पता था कि 8 है तो मैंने लिख दिया, टोटल 22। तो ये आइसोस्टर्स हैं। इस तरह से आप आइसोस्टर्स भी निकाल सकते हैं, आया ना, पक्का। तो इस तरह से आपको आइसोस्टर्स निकालने हैं, पक्का, बोलो, आया ना। तो ये आइसोस्टर्स निकालने का तरीका। तो आइसोस्टर तभी निकले जब आपको एटॉमिक नंबर याद था। तो फिर से बोल रहा हूँ एक और बार, एटॉमिक नंबर जाके याद कर लेना आज ही 36 तक, ताकि जब तुम कभी भी किसी क्लास में पढ़ रहे हो ना, खट आंसर देंगे आप, और आप जैसे आंसर देंगे टीचर इंप्रेस हो जाएगा, वाह यार क्या इंटेलिजेंट बच्चा है,
कहाँ से किया, तब आपको याद आएगा कि इस प्री आर कोर्स की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइसोस्टर्स के बाद आइसोडायाफर। फिर से वही बात, ये क्या होता है पहले तो कभी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, बहुत सिंपल है। यहां पर आपका क्या बोल रहा है कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ या सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस, सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ, ठीक है, n माइनस पी, n माइनस पी का जो डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू आएगी वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दिया उसने पी Cl, आपसे बोला क्या ये आइसोडायाफर है क्या, तो आपको क्या करना था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालना था। अगर ऐसा होगा तो ये आइसोडायाफर होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर कि आप प्रोटॉन कितने हैं, आपको पता है 15, न्यूट्रॉन निकालने कितने हैं, ये न्यूट्रॉन यहाँ से यहाँ करते थे तब निकालते थे, अभी बताया था मैंने जस्ट कि A माइनस Z करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 31 माइनस 15 करो, कितना हुआ बोलो, 16 आ गया। यहाँ पर आपका देखो कितना ही है 17, 35 माइनस 17 करो कितना आएगा 18 आ गया। अब ये n माइनस पी की वैल्यू निकालो आप, तो n माइनस पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी यहाँ 1, 16 माइनस 15, यहाँ 1, 16 माइनस 15, तो यानी कि ये आइसोडायाफर्स हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना, फिर से बोल रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आपको क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं, या आप अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में या जहाँ भी आपने ट्यूशन लिए वो पढ़ा रहे होते हैं, सर अपने बेचारे लिखते हैं आइसोडायाफर, वो समझाते हैं कि बेटा वैल्यू जो होती है डिफरेंस वैल्यू ऑफ n माइनस पी, हमारे मुंह से निकलता है कैसे आया, क्यों आया, सर समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, रीजन ये नहीं पता थे, एटॉमिक नंबर नहीं पता था, हमें नहीं पता एटम रिप्रेजेंट कैसे होता है ऐसे, हमें नहीं पता न्यूट्रॉन कैसे निकलता है ऐसे ऐसे, तो सर ये मान लेते हैं कि आपको आता होगा, आपको आता नहीं था और आप कंफ्यूज हो गए क्या हो रहा है ये। फिर एक महा डाउट, कहाँ से आया ये, क्यों आया, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों होगा इसका, क्या फायदा है, ये सब मार डालो इन डाउट्स को सर, इन्हीं की वजह से परेशान होते हैं और हमारा 11th वेस्ट होता है। आपको पता है पूरी सदी का सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, अगर आप सब सर्च करेंगे 11th वेस्टेड व्हाट टू डू, सिर्फ एक ही डाउट होता है, इसीलिए 11th वेस्ट हो जाती है इस तरह के फालतू डाउट से। तो अपना फोकस चेंज मत होने, जो फोकस इंपॉर्टेंट होता है आईटी के अंदर, फोकस बदल रहे हो आप बार बार, आपको आईटी के अलावा सब कुछ दिख रहा है, यही गलती है। ठीक है, अब ये जो n-1 डिफरेंस हमने लिखा, इस n-p डिफरेंस जो है इसको a-2z से भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखो अगर मैं a मान लूं और ये आपका क्या है z, तो ये a है और ये z है, तो a माइनस z से निकालें अगर, तो a कितना हुआ 30 माइनस 2 इंटू z कितना हुआ 15, तो 31 माइनस 30 बराबर 1, यानी कि n माइनस पी बराबर ही होगा a माइनस 2z के। मतलब ये वैल्यू हो या ये सेम है, कैसे सेम है जरा बताओ, कोई बता सकता, मैथमेटिकली सोचो इसको, अगर आप मैथमेटिकली सोचोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएगी। कैसे, मैं बताता हूँ, जैसे हमने कहा यहाँ पर n माइनस पी, तो आपको पता है n कैसे निकालते हैं, यहाँ पर बताओ n कैसे निकालोगे आप, n आप निकालोगे a माइनस जेड से, ये a होता है ये z होता है, तो a माइनस जेड, तो n की, और ये p जो है वो z ही हुआ एटॉमिक नंबर, तो n की जगह आप लिखोगे a माइनस जेड, तो ये बन गया ना a माइनस 2z। क्लियर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही बात होती है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, एक और बात, ये जो n माइनस पी और इनको लिखते हैं ना, इनका एक नाम होता है आइसोटॉपिक एक्सिस वैल्यू या न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू। एक और नाम क्या होता है, आइसोटॉपिक एक्सिस और न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू। क्या बोला जल्दी बताओ, आइसोटॉपिक वैल्यू और न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू, क्या बोला जल्दी बताओ, आइसोटॉपिक एक्सिस वैल्यू और न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू, ये इन्हीं को कहा जाता है। तो अगर आपसे ये बोले कि अगर किसी स्पीशीज में न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू इक्वल आ रही है तो वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे,
आइसोडायाफर। अगर वो बोले कि न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू सेम आ रही है तो आइसोडायाफर, आइसोटोपिक एक्सिस वैल्यू सेम आ रही है तो आइसोडायाफर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्यों बोला, इसका नाम क्यों दिया, ये सब मत सोचो। क्लियर? तो ये आपके आज एक सेगमेंट खत्म हुआ, पार्ट 1। ये सब अच्छे से कर लेना, अगली क्लास में हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जितने भी छोटे भाई बहन 8th 9th 10th में हो उनको भी बोलना सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो जितने भी आपके दोस्त हों, जितने भी, उन सबको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, और उतने ही ज़्यादा मैं पीआर कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ठीक है, तो जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से आगे के कोर्सेज आएंगे। थैंक यू।